हेलो स्टूडेंट्स। अब हम सोल्व करने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो मॉडल पेपर है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है आप सभी के लिए। इसको सोल्व करते हैं। इस पूरे पेपर को आप देखिए अंत तक। मैं एक एक क्वेश्चन आपको याद करवाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं। सभी क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा और सभी को अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। एक एक क्वेश्चन आप सभी के लर्न हो जाएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन पेपर है। तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के पहले दोनों पैसेज हैं उनको सोल्व करते हैं। सेक्शन ए में रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर। पैसेज को रीड करना है और उनके नीचे आंसर दिया है। तो सीधा आंसर पर चलते हैं, अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। वेन एंड वेयर वॉज रविंद्रनाथ ठाकुर बोरन। रविंद्रनाथ ठाकुर है वो कहाँ और कब जन्मा था। तो इसकी पैसेज की पहली लाइन इसका उत्तर है। देखो, रविंद्रनाथ ठाकुर वॉज बोरन इन कोलकाता ऑन May 7, 1861। तो ये पहली लाइन इसका उत्तर है। कहाँ जन्मा था? कोलकाता में। कब? 7 मई 1861 में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, वाई वॉज रविंद्रनाथ विड्रॉन फ्रॉम स्कूल। रविंद्रनाथ को स्कूल से निकाला गया था। क्यों निकाला गया था? तो इसका कारण देखो, उसका निकालने का कारण था कि जो वो बहुत ही टैलेंटेड था, है ना। देखो, न्यूअर थिंग्स कुड नॉट बी सेटिस्फाइड इन स्कूल, ये कारण था उसकी। जो हीज लिमिटलेस क्यूरियोसिटी टू नो मोर एंड न्यूअर थिंग्स, उसकी जो उत्सुकता थी जानने की अधिक चीज़ें और नई चीज़ों को, वो स्कूल में सेटिस्फाई नहीं हुई। इसलिए उसके पापा ने डिसाइड किया उसको स्कूल से विड्रॉ करने का। तो ये सेकंड है। उसका उत्तर ये है कि उसकी उत्सुकता ने उसको फोर्स किया स्कूल से निकाल। स्कूल में उसकी इच्छाएं सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो उसकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई नहीं हुई, उसकी उत्सुकता सेटिस्फाई नहीं हुई, इस कारण उसको निकाला। हाउ डिड ही एक्सप्रेस हिमसेल्फ एज ए राइटर। कैसे उसने राइटर के रूप में एक्सप्रेस किया? तो देखो, राइटर के रूप में उसने कैसे एक्सप्रेस किया। ही रोट नियरली 50 प्लेज, उसने 50 नाटक लिखे। 100 बुक्स ऑफ वर्स, और काव्य की 100 किताबें लिखी। 4 वॉल्यूम्स ऑफ फिक्शन एंड फिलोसफिकल राइटिंग। तो ये इस रूप में उसने एक्सप्रेस किया, इतनी चीज़ें लिखी थी उसने। तो ये तीसरे का उत्तर है। ठीक है, जहाँ लाइन मिल रही है वहीं से उत्तर है सीधा। विच बुक ऑफ हिम वन हिम नोबल प्राइज इन लिटरेचर। कौन सी किताब से, कौन सी किताब की वजह से उसे नोबल प्राइज मिला था? तो देखो, गीतांजलि वो किताब थी। वर्क विच बोट हिम यूनिवर्सल रिकॉग्निशन वॉज ए कलेक्शन ऑफ पोइम्स नेम्ड गीतांजलि। दिस वन हिम नोबल प्राइज इन लिटरेचर 1913। तो देखो, इस किताब की वजह से उसे नोबल प्राइज मिला था। तो ये लाइन इसके उत्तर है। ठीक है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय हिम। उसके द्वारा जो यूनिवर्सिटी फाउंड की गई उसका नाम ये था शांति निकेतन। शांति निकेतन उसकी यूनिवर्सिटी का नाम था। पांचवा, वाई डिड रविंद्र गिव अप द टाइटल ऑफ नाइटहुड। रविंद्र ने टाइटलहुड, जो नाइट की उपाधि थी, टाइटल जो उसका उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, वो लौटा दी थी। किस कारण लौटाई थी? जलियांवाला ट्रेजिडी 1919। जलियांवाला ट्रेजिडी हुई थी 1919 में। तो उसके प्रोटेस्ट के रूप में उसने ये नाइटहुड ब्रिटिश, ही गेव नाइटहुड विच ब्रिटिश अवार्डेड हिम। तो ये छठा है। तो बिल्कुल आपको थोड़ा समझना है, जहाँ लाइन मिल रही है वहीं पर इसका उत्तर है। ठीक है। अब देखो, वन वर्ड जो आए हैं, पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, उसको पेट्रियट कहते हैं, देशभक्त है ना, जो अपने देश को प्रेम करता है, पेट्रियट है। ईजी एंड नॉन नॉट कॉम्प्लिकेटेड, जो चीज़ इजी हो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, उस चीज़ को देखो इसमें आया था इजी और इजी हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। तो ऊपर दिया हुआ देखो, इसको छांटना पड़ेगा अपने को। इस पैसेज में से निकालना है जो इजी हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। तो ठीक है। चेंज यूनिवर्सिटी नो। ठीक है। इजी, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, यहाँ पर होगा देखो। स्कूल टीचिंग हिम एलिमेंट्री डिड नॉट हिम टीचर लॉन्ग रिकॉग्नाइज हाई इंटेलिजेंस में एक बात ट्रांसलेट सरप्राइज रोड मेड ए वेरी गुड ट्रांसलेशन इन बंगाली हाउ वेर इज क्यूरियोसिटी नो मोर एंड न्यूअर थिंग्स नॉट बी सेटिस्फाइड इन स्कूल। ठीक है।
तो विड्रॉ करने का डिसाइड कर दिया। 4 ईयर लेटर 13 ईयर्स ऑफ स्टडी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स टाइम ही वाज ड्रॉन द लेक्चर। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो और इजी हो तो वो चीज़ें ठीक है। इसमें ये जो सेट है ना, देखो यहाँ पर वैसे कोई इसका दूसरा वर्ड नहीं मिल रहा है, सेटिस्फाइड ये हो सकता है, ठीक है ना, सेटिस्फाइड संतुष्टि होती है। ये पैसेज में से निकालना है ऐसा शब्द, ठीक है। पीस ऑफ पोइट्री, इसको वर्स कहेंगे, वर्स या फिर पोयम। पोइट्री का पीस, पोइम सही है, ठीक है ना। काव्य जिसको कहते हैं या पोइम कहते हैं, ठीक है। दूसरा देखो पैसेज, व्हाट इज़ द लेटेस्ट ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में हाल ही में क्या ट्रेंड है, सेल्फी का ट्रेंड है। तो ये पहला ही है, देखो सेल्फी इज़ द लेटेस्ट ट्रेंड है। हाउ कैन पीपल हु जनरली कांट एक्सप्रेस देमसेल्व्स शो देयर इमोशंस। वो व्यक्ति जो सामान्यतः अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो जो अपने इमोशंस नहीं करते हैं वो सेल्फी का, देखो यहाँ पर यही लाइन है, इट मेक्स देम फील। तो सेल्फी है वो उनको फील कराते हैं गुड अबाउट देमसेल्व्स। पीपल हु जनरली डोंट एक्सप्रेस देमसेल्व्स कैन शो देयर इमोशंस थ्रू सेल्फी। सेल्फी के माध्यम से अपनी इमोशन से शो कर सकते हैं। तो सेल्फी इसका उत्तर है, ठीक है। कैन टेकिंग सेल्फी समटाइम्स प्रूव टू हार्मफुल। क्या कई बार सेल्फी लेना हार्मफुल हो सकता है। डेफिनेटली कई बार सेल्फी लेना हार्मफुल हो सकता है। देखो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रिपोर्टेड डेथ बिकॉज ऑफ सेल्फी। सेल्फी के कारण कई सैकड़ों डेथें हो गई है, रिपोर्टेड की जा चुकी है। पीपल गो टू डेंजरस प्लेसेस सच एज रेलवे लाइन्स, क्लिफ्स, बिल्डिंग टॉप्स, डैम साइड्स टू टेक ए सेल्फी। लोग डेंजरस स्थानों पर चले जाते हैं, जैसे रेलवे लाइन है, ऊंची चट्टान है, या बिल्डिंग टॉप है, या डैम साइट है, वहाँ पर चले जाते हैं सेल्फी लेने के लिए। तो कई बार ये हार्मफुल होती है। तो ये यहाँ से लेकर उत्तर है, कहाँ तक है, सेल्फी तक। ये तीसरे का उत्तर है, ठीक है। विच हैबिट शुडंट बी अलाउड टू टेक कंट्रोल ओवर और सेंसेस। कौन सी आदत है वो हमारे ऊपर हावी नहीं होने देनी चाहिए, है ना। तो देखो जो एडिक्शन वाली है, देखो नथिंग बेड इन टेकिंग सेल्फी बट वन शुड नॉट अलाउ दिस एडिक्शन। किंतु इस एडिक्शन को अलाउ नहीं करना देना चाहिए, अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। टू टेक कंट्रोल और सेंसेज, हमारी सेंसेज पर कंट्रोल करने के लिए इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो चौथे का उत्तर यही है। देखो भी सेल्फी लेना तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, लत नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फ्रेंड्स ऑफ द सेम एज इंटरेस्ट और जॉब। एक ही एज के जो फ्रेंड्स होते हैं, सेम इंटरेस्ट के होते हैं, तो उसको पीयर कहते हैं। इसमें आया हुआ है पीयर, साथी। ऑपोजिट ऑफ द वर्ड डिस्कवरेज, डिस्कवरेज का उल्टा होता है इनकवरेज, ये भी आया हुआ है, ठीक है। इनकवरेज में प्रोत्साहित करना, डिस्कवरेज में हितोत्साहित करना, ठीक है। अगला देखो, अगला बी राइटिंग सेक्शन है। यू आर मिस्टर वर्मा, तुम मिस्टर वर्मा हो। यू हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, तुम्हें इनवाइट किया गया है अटेंड करने के लिए बर्थडे पार्टी ऑफ योर फ्रेंड्स डॉटर। आपकी जो फ्रेंड की डॉटर है, आपकी फ्रेंड की जो बेटी है, उस पर आपको इनवाइट किया गया है। 2 फरवरी 2023, 2 फरवरी 2023 को इनवाइट किया गया था, मंडे को 7 बजे। एट इज रेजिडेंस, उसके निवास स्थान पर इनवाइट किया गया है। बट यू आर अनेबल टू अटेंड द पार्टी, किंतु आप पार्टी अटेंड नहीं कर पा रहे हो। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू प्रकाश शर्मा, प्रकाश शर्मा को आप फॉर्मल रिप्लाई लिखो, ठीक है। तो कैसे लिखनी है, देखो इसके अथवा में क्या है, यू वॉन्ट टू लेट आउट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ योर हाउस, तुम अपने घर का छोटा पोर्शन देना चाहते हो। इसका एडवर्टाइजमेंट लिखना है टू लेट कॉलम में। तो देखो इसका मैंने बना रखा है, नोट्स बना रखे हैं, वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। ये देखो फॉर्मल रिप्लाई, मिस्टर वर्मा थैंक्स, मिस्टर वर्मा धन्यवाद देता है, किसको, सॉरी प्रकाश शर्मा को देता है, केशव को नहीं, प्रकाश शर्मा को रिप्लाई देता है। तो मिस्टर शर्मा थैंक्स, मिस्टर वर्मा थैंक्स प्रकाश वर्मा, धन्यवाद देता है भाई, इनविटेशन दिया ना तो इसलिए धन्यवाद देता है इसको। फॉर इज काइंड इनविटेशन, अपने विनम्र इनविटेशन के लिए धन्यवाद देता है। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, शुभ अवसर पर, शुभ अवसर किसका, डॉटर्स बर्थडे, ऑफ हिज डॉटर्स बर्थडे, उसके डॉटर्स बर्थडे पार्टी थी, उसके शुभ अवसर पर जो काइंड इनविटेशन दिया उसके लिए मिस्टर वर्मा धन्यवाद देता है। इसमें आप मिस्टर वर्मा हो, प्रकाश ने आपको इनवाइट किया है,
तो मिस्टर वर्मा प्रकाश को धन्यवाद देता है। किस अवसर पर? काइंड इन्विटेशन के लिए धन्यवाद देता है। ऑस्पिशियस ओकेजन, ऑस्पिशियस होता है शुभ, शुभ अवसर पर। ऑफ हिज डॉटर्स में बर्थडे पार्टी, डॉटर जो बर्थडे पार्टी, बेटी की जो बर्थडे पार्टी, उसके शुभ अवसर पर इन्विटेशन के लिए धन्यवाद देता है। एट हिज रेजिडेंस, उसके निवास स्थान पर 2 फरवरी 2023, 2 फरवरी 2023 को मंडे को 7 बजे ये पार्टी इस स्थान पर, इस तारीख को, इस दिन और इतने बजे, ये लिख दिया। बट रिग्रेट्स आ नहीं पाता है ना, तो लिखना है रिग्रेट्स, फील सॉरी। रिग्रेट लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो फील्स सॉरी। वर्मा है वो धन्यवाद देता है लेकिन फील्स सॉरी, सॉरी फील करता है या रिग्रेट करता है। रिग्रेट या फील सॉरी एक ही बात है। एट इज एनएबिलिटी, अपनी अनएबिलिटी पर दुख महसूस करता है। टू अटेंड द फंक्शन, अटेंड द पार्टी, पार्टी अटेंड करने की। ड्यू टू द अर्जेंट वर्क, अर्जेंट कार्य के कारण। तो ऐसे आप एक फॉर्मल इन्विटेशन लिख सकते हो और बढ़िया इसको बंद कर सकते हो ना बढ़िया तरीके से। तो सिंपल सा है फॉर्मल रिप्लाई, ठीक है, ये फॉर्मल रिप्लाई है। आगे देखो टू लेट का जो इसमें अथवा में था, तो सबसे पहले कॉलम का नाम लिखना है टू लेट, वो भी कैपिटल लेटर में लिखना है। किराए पर कोई चीज़ दे रहे हो, घर मकान वगैरह, है ना, फ्लैट घर मकान किराए पर दे रहे हो, तो कॉलम का नाम लिखना है टू लेट, कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर देखो सबसे पहले लिखना है अवेलेबल, अवेलेबल है, क्या लिखना है? अवेलेबल। अवेलेबल 2 रूम्स, 2 रूम अवेलेबल है। ऑन रेंट, किराए पर। बेचने के लिए अवेलेबल है तो लिखना है फॉर सेल। किराए पर है तो ऑन रेंट। फॉर सेल में से बेचने के लिए है, ऑन रेंट इस किराए पर अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है वो देखो, अवेलेबल के बाद लिखना है टू अवेलेबल 2 रूम्स, 2 रूम अवेलेबल है ऑन रेंट किराए पर। किस स्थान पर? 8123 आदर्श नगर जोधपुर, 123C आदर्श नगर जोधपुर, इस स्थान पर 2 कमरे किराए पर है। कैसे हैं कब वो देखो, उसकी पूरी विशेषता बतानी है। वेल फर्निश्ड है, अच्छे साफ सुथरे हैं। वेल वेंटिलेटेड, अच्छे हवादार हैं, कमरे साफ सुथरे हैं हवादार हैं। सेपरेट किचन, किचन अलग है, सेपरेट किचन है। लेट बात है, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम बस स्टेशन, बस स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, चल कर जा सकते हो। दियर रेंट, और उनका किराया है 5000 प्रति महीने। और प्लीज़ कॉन्टेक्ट, कृपया संपर्क करें। तो ये क्या है? टू लेट का एडवर्टाइजमेंट है, किराए पर देने का। तो बहुत ही सिंपल है, आप लर्न कर सकते हो। आगे देखो अगला मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए सेमिनार, आपकी स्कूल ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, किस अवसर पर? ओजोन, किस विषय पर? ओजोन लेयर एंड इट्स इफेक्ट, ओजोन की परत और उसके प्रभाव। ओजोन की परत और उसके प्रभाव ये विषय है। इस विषय पर एक सेमिनार रखा है। सेमिनार का मतलब मीटिंग रखी है, सभा रखी है। ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल ओजोन लेयर डे, किस अवसर पर रखा है? अंतर्राष्ट्रीय जो ओजोन परत दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय जो ओजोन दिवस है, ऑन 16 सितंबर, 16 सितंबर को, 16 सितंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन डे है, ओजोन दिवस है, उस अवसर पर इस विषय को लेकर के सेमिनार रखा है स्कूल ने। एक रिपोर्ट तैयार करनी है, टू बी सेंड टू सिटी न्यूज़पेपर, सिटी न्यूज़पेपर भेजे जाने के लिए आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है। इसके अथवा में है फायर पर एक रिपोर्ट, आग लग गई घर पर, उसकी रिपोर्ट 100 शब्दों में लिखना है दोनों को ही। तो देखो मैं बता रहा हूँ उस आगे से उसमें नोट्स में, देखो अगला पेज। तो चौथा क्वेश्चन है उसमें ओजोन लेयर एंड इट्स इफेक्ट, टाइटल दे दिया सबसे पहले रिपोर्ट का, ओजोन लेयर उसके प्रभाव। 16 सितंबर को आपने मनाया, 17 सितंबर को आप रिपोर्ट लिख रहे हो। 17 सितंबर ए सेमिनार वो जो ऑर्गेनाइज्ड, एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया ऑन ओजोन लेयर, ओजोन लेयर पर एंड ओजोन लेयर और इट्स इफेक्ट पर सेमिनार आयोजित किया गया था। इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोखरण, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोखरण में रखा गया। यस्टरडे, कल, समझ गए भी, इस स्कूल में सेमिनार रखा गया इस विषय को लेकर के। बस ये रिपोर्ट में सबसे पहले का ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एक्सप्रेस्ड देयर व्यूज ऑन द इम्पोर्टेंस, सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स ने एक्सप्रेस किए, व्यक्त किए, सभी स्टूडेंट्स और टीचर ने व्यक्त किए देयर व्यूज, अपने विचार, सभी टीचर्स ने अपने विचार व्यक्त किए ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत के महत्व पर, एंड इट्स इफेक्ट ऑन द अर्थ, और इसका पृथ्वी पर प्रभाव, ओजोन का क्या महत्व है और उसका पृथ्वी पर क्या प्रभाव है, इस पर सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स ने विचार व्यक्त किए। आगे उसके विचार लिख सकते हो, क्या क्या मेन विचार थे। इट एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड, कि ओजोन लेयर है वो कार्य करती है, एक्ट कम से कार्य करती है, किस रूप में?
प्रोटेक्टिव शील्ड के रूप में। प्रोटेक्टिव होती है सुरक्षात्मक, सुरक्षात्मक, शील्ड होती है रक्षक, सुरक्षात्मक रक्षक के रूप में कार्य करती है। बाय एब्जॉर्बिंग, सोखते हुए, क्या सोखते हुए? मोस्ट ऑफ सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, सूर्य की जो हानिकारक है, सूर्य की जो हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, पैरा बैंगनी किरणें हैं, सूर्य की जो हानिकारक पैरा बैंगनी किरणें हैं उनको सोखते हुए ये प्रोटेक्टिव रक्षक के रूप में, प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करती है। ठीक है। इट प्रिवेंट, ये रोकती है, प्रिवेंट होता है रोकना, क्या रोकती है? देम, उन अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है। फ्रॉम रीचिंग, पहुंचने से, फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस, ये 2 बार लिख दिया, फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से ये रोकती है। एंड सेफ गार्डिंग लाइफ, और जीवन को सेफ गार्ड करती है, जीवन की सुरक्षा करती है ये परत ऑन प्लेनेट, पृथ्वी ग्रह पर। देयर आर सो मच हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, देयर आर सो मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स है, बहुत ही हानिकारक प्रभाव है। डिप्लेशन, डिप्लेशन होता है कटने के, कटाव के, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के कटने के बहुत से, ये ओजोन लेयर ख़त्म होती है, कटती है, डिप्लेट होती है, तो इसके बहुत से हानिकारक प्रभाव भी है। तो ऐसे 100 शब्दों में आपने इस पर रिपोर्ट लिख दी है, ये याद कर सकते हो आप। ठीक है। इसके अथवा में है हाउस ऑन फायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आई है। हाउस ऑन फायर, घर पर आग। अब देखो उस पर रिपोर्ट लिखे 2 डेज को, 2 दिन पहले, ए हाउस वो सेट ऑन फायर, एक घर जिस पर आग लग गई थी, इन माई विलेज, मेरे गांव में, एट नून, दोपहर को। ह्यूज फ्लेम्स ऑफ फायर कुड बी सीन फ्रॉम द डिस्टेंस, ह्यूज फ्लेम्स ऑफ फायर, आग के विशाल लपटे, फ्लेम्स होती है लपटें, आग की विशाल लपटें, कुड बी सीन, देखी जा सकती थी, फ्रॉम डिस्टेंस से, दूरी से ही, दूर से आग की लपटें देखी जा सकती थी। पीपल वर रनिंग टुवर्ड इट, लोग इस तरफ दौड़ रहे थे आग की तरफ, क्राइंग लाउडली, और ज़ोर से चीख रहे थे, फायर फायर, ये सब चीख रहे थे। समवन कॉल्ड द फायर ब्रिगेड, किसी ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, एंड पुलिस, पुलिस को कॉल किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द फायर ब्रिगेड रीचड, फायर ब्रिगेड टीम कह सकते हो, फायर ब्रिगेड टीम रीचड, फायर ब्रिगेड टीम रीच हुई, पहुंची, ऑन द स्पॉट, उस स्थल पर, स्पॉट होता स्थल पर। दे थ्रू द वाटर, उन्होंने पानी फेंकाया, बाय टर्बाइन, टर्बाइन से, टर्बाइन से पानी फेंकाया। कंट्रोल इट विद इन हाफ एन आवर, और आधे घंटे में इसको कंट्रोल कर लिया। इट इज़ रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट किया गया, ये बताया गया कि फायर इज़ कोज ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट है, कि फायर है वो कोज हुई थी शॉर्ट सर्किट की वजह से, तारों के भिड़ने से। एंड थैंक गॉड, और ईश्वर को धन्यवाद, देयर इज़ नो लॉस ऑफ लाइव्स, जीवन की कोई हानि नहीं हुई। सम इंजर्ड वर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, कुछ इंजर्ड थे, घायल थे, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो ये रिपोर्ट है हाउस ऑन फायर पर, इजीली आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके इसको लर्न कर सकते हो, इजी भाषा में मैंने लिखा ही है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखो, राइट लेटर, लेटर का है, राइट लेटर टू द एडिटर, एडिटर को लिखो। टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के एडिटर को पत्र लिखो, कंप्लेनिंग अबाउट एयर एंड वाटर पोल्यूशन इन योर सिटी, आपके शहर में जो एयर और वाटर पोल्यूशन है उसके बारे में लिखना है। एयर और वाटर पोल्यूशन जो आपके शहर में हो रहा है उस पर लेटर लिखना है, मैं बताऊंगा अगले पेज पर। राइट ए लेटर ऑन बिहाफ ऑफ मेसर्स गुप्ता एंड सन्स, मेसर्स गुप्ता एंड सन्स दुकान का नाम है, इस दुकान की ओर से, बिहाफ ऑफ करता है की ओर से, इस दुकान की ओर से आपको क्या करना है, लेटर लिखना है। ये दुकान यहाँ पर है, मुखर्जी नगर, दिल्ली। तो किसको लिखना है लेटर, इसकी ओर से मेसर साइंस पब्लिकेशन, मेसर साइंस पब्लिकेशन, इस दुकान को लिखना है जो 18 महेश नगर जयपुर में है। मेकिंग इंक्वायरी, इंक्वायरी करनी है आपको, नेसेसरी इंक्वायरी करनी है अबाउट द बल्क सप्लाई ऑफ एसपी इंग्लिश वर्कबुक, एसपी इंग्लिश वर्कबुक है उसकी सप्लाई के बारे में इंक्वायरी करनी है। कक्षा 12 की जो एसपी इंग्लिश वर्कबुक है उसकी सफाई के बारे, उसकी सप्लाई के बारे में, सप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो आपको इसको लेटर लिखना है। तो किसको लिखना है ये ध्यान रखना, मेसर्स गुप्ता एंड सन्स की तरफ से लिखना है, और मेसर्स साइंस पब्लिकेशन को लिखना है, इंक्वायरी करते हुए सप्लाई के बारे में। तो चलते हैं वापस उसी पेज पर, नोट्स पर चल, तो देखते हैं ये लेटर। तो देखो सबसे पहले आपको एडिटर को पत्र लिखना है, किस बारे में, एयर और वाटर पॉल्यूशन को लेकर। तो सबसे पहले एड्रेस लिख दो खुद का, 125 तिरुपति नगर देचू,
कोई सा भी एक एड्रेस लिख दिया आपने, फिर दिनांक लगा दिया आपने 21 मार्च 2025, एक तारीख लगा दी। किसको लेटर लिख रहे हो, देखो सबसे पहले एड्रेस, फिर डेट लिखना लेटर में, फिर किसको लेटर लिख रहे हो, राइट लेटर टू एडिटर, एडिटर को लिखो। तो ये लो द एडिटर, द में टी बड़ा, एडिटर में ई बड़ा, ये ध्यान रखना। और एडिटर अखबार का होता है, तो नीचे अखबार का नाम टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर का है। तो लिख तीनों चीज़ें सीधे। सब्जेक्ट विषय एयर एंड वाटर पॉल्यूशन के बारे में लिख रहे हो, तो सब्जेक्ट में लिखा है एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। अब एडिटर को जो भी लेटर लिख रहे हो उसमें सबसे पहले लाइन यही आनी चाहिए, डियर सर के बाद डियर सर लिख के लिखना है, यदि एडिटर को लिख रहे हो तो। थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपके अखबार के कॉलम के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़, मैं अथॉरिटीज़ का ध्यान लाना चाहता हूँ। आपके अखबार के कॉलम के माध्यम से मैं जो अथॉरिटीज़ है, अथॉरिटीज़ होते हैं सत्ता, सत्ता का ध्यान लाना चाहता हूँ, अधिकारियों का ध्यान लाना चाहता हूँ, टुवर्ड द एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, एयर और वाटर पॉल्यूशन की तरफ, इन आवर सिटी, हमारे शहर में, हमारे शहर में जो एयर और वाटर पॉल्यूशन है उसकी तरफ मैं अधिकारियों का ध्यान लाना चाहता हूँ आपके अखबार के माध्यम से। ठीक है, अब आप एयर और वाटर पॉल्यूशन के बारे में बताओगे। सिटी इज़ ऑलवेज कवर्ड विद स्मोक, आप बताएं, आपने बताया कि सिटी है वो हमेशा कवर्ड है, ढका हुआ है। कवर में से होता है ढका हुआ, शहर है वो ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है, स्मोग से। स्मोग यानी धुआं और कोहरा, प्रदूषण से, धुआं और कोहरा, इससे ढका, कोहरे से यानी प्रदूषण ढका है। एंड फाउल स्मेल, और दुर्गंध से, पूरा शहर है वो दुर्गंध और स्मोग से ढका हुआ है। लॉट्स ऑफ डिजीज लाइक अस्थमा एंड लंग्स रिलेटेड डिजीज, बहुत से रोग, रोग डिजीज होता है रोग, जैसे अस्थमा का रोग है, ये फेफड़ों का रोग है अस्थमा, और लंग्स रिलेटेड डिजीज और फेफड़ों से संबंधित रोग आर स्प्रेडिंग क्विकली, बहुत जल्दी फैल रहे हैं प्रदूषण की वजह से। वाटर इज ऑल्सो पोल्यूटेड इन द सिटी, और पानी भी प्रदूषित हो रहा है शहर में। पीपल वर डंपिंग द वेस्ट सिटी वेस्टेज, लोग डंपिंग कर रहे हैं, डाल रहे हैं, डंप में से होता है डालना, लोग डंपिंग कर रहे हैं वेस्ट, सिटी वेस्ट को इनटू द रिवर एंड वाटर रिजर्वेयर्स, नदी और जो वाटर रिजर्वेयर्स है, वाटर रिजर्वेयर्स होते हैं जो पानी की रिजर्वेयर्स हैं, इकट्ठा जो जहाँ भी पानी होता है उसको रिजर्वर कहते हैं। तो पानी के जो रिजर्वर्स हैं और रिवर हैं वहाँ पर लोग हैं वो वेस्टेज डाल रहे हैं शहर का। तो ये आपने एयर और वाटर पॉल्यूशन के बारे में बता दिया। फिर क्या लिखना है आपको, थैंक यू योर से फेथफुली, दो चीज़ें लिखनी है बस, रेडी है। इसके अथवा में एक लेटर था, वो होता सप्लाई की इंक्वायरी के बारे में, उसमें बताया था कि आप गुप्ता एंड सन्स की ओर से लिखना है, ऑन बिहाफ ऑफ गुप्ता एंड सन्स। तो सबसे पहले आपको लिखना है गुप्ता एंड सन्स, क्योंकि आप इस तरफ से लिख रहे हो, आप ये हो मिस्टर्स गुप्ता एंड सन्स, 15 मुखर्जी नगर दिल्ली। ठीक है, एड्रेस दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस ओर से लिखना है, तो ये आपका एड्रेस और ये आ गया। किस तारीख को लिखा, 6 मार्च 2025 को आपने ये लेटर लिखा। किसको लिखा, मेसर्स साइंस पब्लिकेशन को लिखना है। साइंस पब्लिकेशन में कौन है, डीलर है, मैनेजर है, जो भी है उसको लिखा था डीलर। डीलर किसका, साइंस पब्लिकेशन का। कहाँ पर है ये, महेश नगर जयपुर में है। ये तीनों चीज़ें आपने लिख दी, डीलर, डीलर इस दुकान का, ये दुकान यहाँ पर है। सब्जेक्ट लिखना है, इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट है इंक्वायरी अबाउट द बल्क सप्लाई ऑफ एसपी इंग्लिश वर्क बुक्स फॉर क्लास 12 है, 12 क्लास, यानी इंक्वायरी करने के लिए लेटर लिखा है किस बारे में, बल्क सप्लाई, एक विशाल सप्लाई एसपी इंग्लिश वर्क बुक्स की, क्योंकि एसपी इंग्लिश की वर्क बुक्स है उसकी सप्लाई को लेकर इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या कहा है, डियर सर, प्रिय सर जी, वी रिसीव्ड योर लेटर, हमने आपका लेटर रिसीव किया, कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द एसपी इंग्लिश वर्क बुक्स, एसपी इंग्लिश वर्क बुक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन का लेटर हमने आपसे रिसीव किया। हमने लेटर रिसीव किया आपका, जिसमें इन्फॉर्मेशन कंटेन थी, कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन, उस लेटर में इन्फॉर्मेशन कंटेन थी किस बारे में, एसपी इंग्लिश वर्क बुक के बारे में। योर टर्म्स एंड कंडीशंस, और उसमें आप योर टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द सप्लाई ऑफ दिस बुक्स, और उन बुक्स को सप्लाई करने की जो टर्म्स और कंडीशंस थी वो भी हमने उस लेटर में देखा। वी वॉन्ट टू नो अबाउट द प्राइस डिस्काउंट एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द सप्लाई, हम जानना चाहते हैं, ये आपने इंक्वायरी की, आपने पूछा, इंक्वायरी से पूछा है आपने, क्या पूछा है कि हमें कीमत के बारे में जानना चाहते हैं कि कितनी कीमत है, डिस्काउंट और उन पर छूट कितनी है ये जानना चाहते हैं, और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और किताबें कैसे ट्रांसपोर्ट होगी इस बारे में जानना चाहते हैं कि भी किस प्रकार से
सप्लाई का तरीका क्या है, ट्रांसपोर्ट का तरीका क्या है, किस भाई पोस्ट से सप्लाई करोगे, बस से सप्लाई करोगे, कार से कैसे सप्लाई करोगे, किताबों की कीमत कितनी है और डिस्काउंट कितना है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। अवेटिंग फॉर योर रिप्लाई, और आपकी रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे हैं। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। तो ऐसे इजीली आप छोटा सा लेटर लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो सी सेक्शन है ग्रामर का, ग्रामर करने जा रहे हैं, बहुत इजी ग्रामर है ना। और उसके मेरे वीडियो भी बनाए हुए हैं, इजीली आप लर्न कर सकते हो, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से बनाए हुए हैं। तो देखो पहला, बॉय नीड्स हेल्प, इसमें ऊपर क्या दिया, ज्वाइन करना है सेंटेंसेस को यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में दिए गए शब्दों से इन सेंटेंस को जोड़ना है। द बॉय नीड्स हेल्प, लड़के को सहायता की ज़रूरत है, नीड्स में ज़रूरत है, हेल्प में सहायता। हिज फादर डाइड लास्ट ईयर, और उसके पापा लास्ट ईयर डाइड हो गए थे। तो पहले वाक्य किसके जोड़ना है, हुज में, हुद से जोड़ना है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था, पहले वाक्य में पर्सन आएगा, पर्सन क्या है, बॉय। हुज हम जोड़ना तो पहले वाक्य में पर्सन आएगा, और उस पर्सन का प्रोनाउन दूसरे वाक्य में आएगा। तो बॉय का प्रोनाउन क्या आ रहा है, हिज। बॉय है और उसके पापा, उसके किसके लिए है, बॉय के लिए है। तो इस प्रोनाउन को हटा दो और इसकी जगह हुज लगा दो, तो सिंपल सा ये हो जाएगा, द बॉय। और ये हुज लगने के बाद ये बॉय के तुरंत बाद जाएगा हुज फादर, लड़का हुज फादर जिसके पापा डाइड, हुज फादर डाइड जिसके पापा डाइड हो गए लास्ट ईयर, पिछले साल। नीड्स हेल्प, उसको सहायता की जरूरत है। ठीक है, दूसरा देखो, हुज हुम तीनों पर्सन से जोड़ा जाता है, हु में भी यही होता है, हुज में भी यही होता है, हुम में यही होता है। देखो, मैन वॉज द शॉपकीपर, आदमी दुकानदार था। आई हेल्प्ड द मैन, मैंने उस आदमी की हेल्प की। तो ये आदमी है, ये पर्सन आया है, पर्सन यही है। और फिर उसी को दोबारा यहाँ पर दूसरे वाक्य में आया हुम, ये सॉरी द मैन, तो ये रिपीट हुआ ना। उसके लिए यहाँ हिम भी आ सकता है, और हिम नहीं है तो वो का वो रिपीट हो गया। तो इसको हटा देना है, इस वाक्य के शुरू में हुम लगाना है। तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, द मेन, और मेन इसके बाद हुम आई हेल्प्ड, जिसको मैंने हेल्प की थी। देखो हुजुम कब जोड़ता है, जब पहले वाक्य में पर्सन आए, व्यक्ति का नाम या उसका रूप आए, और उसका प्रोनाउन या वो नाउन दोबारा आए। जैसे पहले वाक्य में बॉय है, बॉय का प्रोनाउन आ गया हिज, उसको हटा दिया, हुज लगा दिया, जोड़ दिया। ऐसे यहाँ मेन है, मेन का प्रोनाउन नहीं है, वो मेन खुद आ गया, यानी प्रोनाउन नहीं है, तो उस मेन को हटा दो। यहीं पर हुम नहीं लगाना है, हुम लगाना है इस वाक्य के शुरू में, और ये वाक्य मेन के तुरंत बाद आएगा। तो आएगा मेन हुम आई हेल्प्ड, आदमी जिसकी मैंने हेल्प की, वो जे शॉपकीपर, वो आदमी शॉपकीपर है, शॉपकीपर था, वो जे शॉपकीपर। सिंपल है एकदम। अब देखो कंबाइन करना है ईच सेंटेंस, ईच सेट ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस, इनको कंबाइन करना है एक सेंटेंस में, दोनों को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है। द बर्गलर टुक आउट ए नाइफ, सेंधमार ने चाकू निकाला। हिज इंटेंशन वॉज टू फ्राइटन मी, और उसका इरादा मुझे डराने का था। इन्फिनिटिव यूज करना है, इन्फिनिटिव यानी सिंपल सेंटेंस में बदलना है इन्फिनिटिव का यूज करते हुए। इन्फिनिटिव होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ये देखो दूसरे वाक्य में जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है उससे जोड़ना है अपने को, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जोड़ना है। तो ये सिंपल सा ये जुड़ेगा इसे, द बर्गलर, बरे गलर, टुक आउट ए नाइफ, टुक आउट ए नाइफ। अब इसमें इन्फिनिटिव क्या है दूसरे वाक्य में, यहाँ है टू फ्राइटन, तो सीधा यहीं से लिख दो इन्फिनिटिव टू फ्राइटन मी, बस। ठीक है, इन्फिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, और पार्टिसिपल जो मेरे वीडियोज में बताए गए उनसे आप समझ पाओगे सही तरीके से। ठीक है, ही इज पुअर एंड ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर एंड ही इज ऑनेस्ट, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। यहाँ देखो पहले वाक्य का जो स्टेटमेंट है वो दूसरे से उल्टा है, ही इज पुअर वह गरीब है, और फिर भी ऑनेस्ट है। तो इसको हम दो यट ऑल दो इनसे जोड़ेंगे, तो सीधा से ये जोड़ सकते हैं, ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है फिर भी वो ईमानदार है, तो यट से जोड़ेंगे। ठीक है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट, ऐसे जोड़ना है। अगला देखो
ब्लैंक्स फिलअप करना है दिए गए ब्रैकेट से, जो कंजक्शन दिया गया है ब्रैकेट में, है ना, उससे आपको ब्लैंक फिल करना है। ही इज़ वेरी ओल्ड, ही इंजॉयज गुड हेल्थ। ठीक है, ओल्दो का, ओल्दो उल्टा वाक्य जो उल्टा हो, विरुद्ध सेंटेंस हो, तो उसमें ओल्दो यूज किया जाता है। देखो ही इज़ वेरी ओल्ड, वह बुढ़ा है, बुढ़ा होते हुए भी अच्छे स्वास्थ्य का एंजॉय करता है, तो ओल्दो लगाया जाएगा यहाँ पर। एक चीज़ ध्यान रखना, शुरुआत में यदि रिक्त स्थान हो तो ज़्यादातर ओल्दो ही आता है। ठीक है, ओल्दो ही इज़ वेरी ओल्ड, यद्यपि वह बहुत बुढ़ा है, फिर भी वो अच्छे स्वास्थ्य को एंजॉय करता है। गेट मी कॉफ़ी और टी, कॉफ़ी और टी दोनों में से यहाँ चूज करने के लिए कहा गया है। चूज करने के लिए कहा जाए तो वहाँ पर आइदर और यूज किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गेट मी आइदर कॉफ़ी और टी, कि या तो मुझे कॉफ़ी दो या फिर मुझे चाय दो, कॉफ़ी या चाय दोनों में से एक, इसलिए आइदर और यूज हुआ है। फ्रेजल वर्ब यूज करनी नीचे दिए गए सेंटेंस में। कोरोना एपिडेमिक 3 ईयर्स एगो ब्रेक आउट होगा, यदि बीमारी युद्ध अफवाह छिड़ती है तो उसको क्या कहेंगे, ब्रोक आउट। इसका भी मैंने बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है, आपके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रामर के वीडियोस डालूंगा, आप देख लेना, पक्का गारंटी सहित आप समझ जाओगे पूरे ग्रामर के सेक्शन को 3-4 घंटों के अंदर ही। फायरमैन द फायर आफ्टर 2 आवर्स, तो पुट आउट होता है बुझाना, फायरमैन ने आग 2 घंटे बाद बुझा दी, बुझाने को क्या कहते हैं, पुट आउट कहते हैं। ठीक है, पुट अप इकट्ठा होना होता है। ये पैसेज है, इसके आंसर्स देने हैं अपने को, तो बहुत ही सिंपल, किस कहाँ से ये आए हैं, ये पहले जो लास्ट लेसन है उससे ये पैसेज आया है। देखो, दैट डे एवरीथिंग एट स्कूल वॉज सो स्टिल एंड क्वाइट, उस दिन स्कूल की हर चीज़ थी वो बहुत ही क्वाइट थी, बहुत ही स्थिर थी। कैसे, कितनी क्वाइट थी, जैसे संडे मॉर्निंग हो, ये ऊपर दिया हुआ है। एम हमेल वॉज वॉकिंग विद, एम हमेल वॉकिंग कर रहा था, स्टिक इन हिज हैंड, अपने हाथ में स्टिक लिए हुए, बिल्कुल। ब्यूटीफुल पेन इन हिज पॉकेट, बिल्कुल अपने पॉकेट में ब्यूटीफुल पेन भी था उसके। टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म है, और अपने आर्म के नीचे, बाह के नीचे भयानक आयरन का रूलर भी था। क्या था, वॉकिंग स्टिक इन हिज हैंड, ये चीज़ नहीं थी, पेन नहीं था, ये नहीं था, ये था ए, वॉकिंग स्टिक इन हिज हैंड्स। वोट वॉज द टीचर वियरिंग, टीचर ने क्या पहन रखा था, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा था, फ्रिल्ड शर्ट पहन रखा था, एम्ब्रॉयडर्ड केप पहन रखी थी, तो ये सभी के सभी पहन रखा था, डी सही है। टीचर यूज टू ड्रेस अप लाइक द ओनली ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डे, टीचर है वो यूज था पहनने का, ये ड्रेस वो पहनता था सिर्फ इंस्पेक्शन के दिन या पुरस्कार के दिन, दोनों सही है ये। विच ऑफ द वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन सीरियस, कौन सा शब्द है पैसेज जिसका मतलब सीरियस है, तो सोलेमन का मतलब होता है सीरियस, गंभीर, गंभीर। सोलेमन का मतलब क्या होता है, गंभीर। ठीक है, ऑपोजिट वर्ड निकालना है अगली का, अगली का ऑपोजिट तो ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो, ये 11वां क्वेश्चन है, जस्टिफाई करना है टाइटल को। लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग जो थ्रू एनी जंग के द्वारा लिखा गया है। देखो उसमें टाइटल दिया है लॉस्ट स्प्रिंग, और जो उसमें कहानियाँ दी हुई है वो बच्चों की कहानियाँ जिन्होंने अपना बचपन खो दिया, जिनका बचपन पूरी तरह से बर्बाद हो गया, तो ये आपको जस्टिफाई करना है। देखो सीधा सिंपल से अपने जस्टिफाई करेंगे तो सिंपल सा है कि स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन है, इज़ द किंग ऑफ ऑल सीजन्स, स्प्रिंग है वो सभी ऋतुओं की राजा है, ऑफ ए ऑल सीजन्स। ठीक है, अब सभी ऋतुओं की राजा स्प्रिंग है, क्यों, सबसे अच्छा सुहावना मौसम होता है सीजन का। ठीक है ना, सेम एज इसी प्रकार। ठीक है, चाइल्डहुड जो बचपन होता है वो क्या होता है, स्प्रिंग की तरह, जैसे सभी ऋतुओं में राजा स्प्रिंग होता है, वैसे ही जीवन में जो बचपन होता है इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पीरियड ऑफ लाइफ, मोस्ट ब्यूटीफुल पीरियड ऑफ लाइफ, PRIOD होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल पीरियड ऑफ ए लाइफ, जीवन का सबसे ब्यूटीफुल पीरियड होता है। समझ गए। अब जिन बच्चों ने अपना बचपन खो दिया, इसका मतलब उन्होंने अपना बसंत खो दिया, क्योंकि सबसे जो स्वर्णिम चीज़ थी
वो चाइल्डहुड होता है। जैसे ऋतु में सबसे स्वर्णिम जो ऋतु होती है वो स्प्रिंग होती है। तो इस जो लास्ट स्प्रिंग है उसमें ये बताया गया है द चिल्ड्रन, बच्चे, हु लॉस्ट, जिन्होंने खो दिया, द स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ, स्प्रिंग में से बसंत ऑफ देयर लाइफ, अपने जीवन की जिन्होंने बसंत खो दिया उनको डिस्क्राइब किया गया है। द चिल्ड्रन हु लॉस्ट द स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ इज डिस्क्राइब्ड, उनको डिस्क्राइब किया गया है, उनको वर्णन किया गया है। डिस्क्राइब्ड हियर, बच्चे जिन्होंने अपना बसंत खो दिया उनको डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पर। सो वी कैन जस्टिफाई, हम जस्टिफाई कर सकते हैं। द टाइटल इज ए, टाइटल इज ए, टाइटल TTT होता है, इज ए राइट फॉर दीज स्टोरीज या करेक्ट फॉर दीज स्टोरीज, इन कहानियों के लिए टाइटल है सही है बिल्कुल, ठीक है। इसके अथवा में देखो क्या है, हु इज इल्डा, इल्डा कौन थी, इल्डा विल मेंशन, इल्डा इडला है ना, इडला विल मेंशन was the daughter of iron master, was the daughter of iron master, आयरन मास्टर की ये बेटी थी, ठीक है। कौन थी, इल्डा विलमेंसन वॉज द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, आयरन मास्टर की बेटी थी। हाउ डिड सी चेंज पेडलर्स बिहेवियर, उसने पेडलर के बिहेवियर को कैसे चेंज किया, बाई हर काइंड वॉइस, काइंड वॉइस, अपनी दयालु आवाज़ से, ही सी चेंज्ड, सी चेंज्ड द बिहेवियर ऑफ ए द पेडलर, पेडलर का व्यवहार है चेंज कर दिया उसने, ठीक है। वाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, गांधी ने 25% का जो सेटलमेंट था रिफंड का, फार्मर्स को 25% रिफंड करने का जो सेटलमेंट था उससे एग्री हो गए। क्यों हुए थे, क्योंकि गांधी ने ये बताया था, गांधी ने क्या कहा था, गांधी सेड, इसका उत्तर है पहले का, गांधी सेड, गांधी ने कहा था द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, अमाउंट ये है, अमाउंट ऑफ ए मनी, जो धन की अमाउंट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इज नॉट ए इम्पोर्टेंट। गांधी ने कहा कि जो धन है 50% हो चाहे 25% वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, द लैंड लॉर्ड्स, लैंड लॉर्ड्स जमींदार है वो सरेंडर्ड हुए हैं, सरेंडर्ड कि जमींदार ने सरेंडर किया है ना, सरेंडर्ड बिफोर द फार्मर्स, किसानों के सामने वो सरेंडर हुए हैं, फार्मर अलोंग विद देयर प्रेस्टीज, अपनी इज्जत के साथ, यानी उनकी इज्जत भी गई और वो सरेंडर भी हुए हैं, पहली बार उन्हें नीचा झुकना पड़ा है, अलोंग विद देयर प्रेस्टीज, प्रेस्टीज होती है इज्जत। तो उसने कहा कि उनकी इज्जत गई ये इंपॉर्टेंट है, अमाउंट चाहे 25% हो चाहे 50% हो। गांधी ने क्या किया था कि भी जो इंक्वायरी हुई थी उसमें जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने कहा कि हम कितना वापस रिफंड करें किसानों को जो हमने ले लिया है, तो गांधी ने कहा भी 100%, ठीक है। लैंडलॉर्ड्स ने कहा कि भाई हम 100% तो नहीं 25% देखिए, उन्होंने सोचा कि गांधी मानेगा नहीं, बट गांधी टुक देयर वर्ड्स, गांधी ने उनके शब्द ले ले कहा कि ओके रिफंड 25%, 25% रिफंड कर दो। तो गांधी ने बाद में कहा था कि भाई अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, धन की अमाउंट ऑफ इम्पोर्टेंट नहीं थी, इम्पोर्टेंट थी कि उन्होंने सरेंडर किया है किसानों के सामने और अपनी इज्जत के साथ सरेंडर किया है,
ठीक है। वॉट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर टू। नेशनल इंटीग्रेशन का उदाहरण क्या है जो लेखक यहाँ रेफर करता है। तो देखो नेशनल इंटीग्रेशन का उदाहरण है कि जो जेमिनी स्टूडियो में मेकअप डिपार्टमेंट था, लेखक कह रहा है कि जेमिनी स्टूडियो में जो मेकअप डिपार्टमेंट था वॉज मेड ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स रिलीजन्स एंड लिंग्विस्टिक अप्रोच। लेखक ने कहा कि जो मेकअप डिपार्टमेंट था, मेकअप डिपार्टमेंट वॉज मेड अप ऑफ, मेकअप डिपार्टमेंट जो व्यक्ति थे वो बना हुआ था किससे, मेड ऑफ द डिफरेंट पीपल, पीपल ऑफ, ऐसे लिख दो, द पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से बना हुआ था वो, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट लोगों का, डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग रिलीजन्स के लोगों से बना हुआ था। एंड थर्ड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, और अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से बना हुआ था वो, यानी उससे बैकग्राउंड, बैंक नहीं बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से, धर्मों से, क्षेत्रों से, लोगों से बना हुआ था। तो ये चीज़ है वो नेशनल इंटीग्रेशन का उदाहरण थी, है ना। यही था कि जो जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसमें अलग अलग धर्मों के, अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते थे, और यही राष्ट्रीय एकता का एक उदाहरण था, ठीक है, इंटीग्रेशन का उदाहरण था। अब इसको एक्सप्लेन करना है आपको, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट चाहिए थे। ये कौन सा स्टेंजा है, पर आप द अर्थ कैन टीच अस एज एवरीथिंग सीम्स डेड लेटर प्रोज टू बी अलाउ नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। ये लिया गया है कीपिंग क्वाइट पोइम से। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है इसमें, रेफरेंस। रेफरेंस में क्या लिखना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम कीपिंग क्वाइट, ये आपको याद करना है। रेफरेंस में लिखा जाता है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये लाइनें ली गई है, सभी कोई सा भी है उसमें लिखना है, फ्रॉम द पोइम, कविता से, कविता का नाम लिखना है कीपिंग क्वाइट, ये लाइनें कीपिंग क्वाइट कविता से ली गई है। इट इज़ रिटन, और ये लिखी गई है, इट इज़ रिटन, और ये लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, बाय पेब्लो नेरुडा, ये पोइम लिखी गई है पेब्लो नेरुडा के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये रेफरेंस लिखा है आपने, इसमें ये आना चाहिए ये लाइन किस कविता से लिखी है और इसको किसने लिखा है। फिर आपको लिखना है कॉन्टेक्स्ट, कि इसका संदर्भ क्या है, इस पोइम में आपको बताना है, इन दिस पोइम, पोइम में क्या कहा गया है, द पोइट टॉक्स, पोइट बात करता है, डिस्क्राइब करता है, टॉक्स में बात करता है, डिस्क्राइब करता है, अबाउट द इम्पोर्टेंस, महत्व का, इम्पोर्टेंस किसका, ऑफ ए कीपिंग क्वाइट, शांत रहने के महत्व की बात करता है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या करनी है। व्याख्या में लिखनी है इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में, इन दीज लाइन्स द पोइट सेज, कवि कहता है। अब कवि क्या कहता है ये डेट लगा के आप इन लाइनों को लिख दो। ये चीज़ें आनी चाहिए, तीन चीज़ें, रेफरेंस, 2 नंबर इसमें कॉन्टेक्स्ट, और 3 नंबर में एक्सप्लेनेशन। तो रेफरेंस तो ये होता है ये लाइनें कहाँ से ली गई है, किस कविता से ली गई है, इसको किसने लिखा। पोइम में, इन दिस पोइम, कॉन्टेक्स्ट लिखना है, पोइम में क्या कहा गया है, इस पोइम में द पोइट टॉक्स, कवि बात करता है, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट, शांत रहने के महत्व के बारे में बातें करता है। एक्सप्लेनेशन, इन दिस लाइन्स, इन लाइनों में कवि कहता है, क्या कहता है ये आगे डेट लगा लिख दो बस, सिंपल सी ये आपकी व्याख्या हो जाएगी और आपको नंबर मिलेंगे फुल। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू द हर वूल, आंट जेनिफर की अंगुलियाँ काँप रही थी, फ्लटरिंग कर रही थी ऊन से। फाइंड इवन आइवरी नीडल्स हार्ड टू पुल, और जो आइवरी नीडल्स थी, हाथी दांत की जो नीडल्स थी वो भी कठिनाई हो रही थी खींचने में। मेसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, और अंकल का जो शादी का बैंड था, बंधन था, वो भारी था,
सीट्स हेविली ऑन अपॉन आंट जेनिफर सेंड से, जो आंट जेनिफर के हाथों में अभी भी था शादी का बंधन। यानी आंट जेनिफर वो डर रही थी बेचारी अंकल से। तो ये इसकी व्याख्या करनी है दोनों में से एक ही, तो इसकी करोगे तो क्या होगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर की कविता से लिए गए हैं। यदि इसकी व्याख्या करो तो यहाँ कीपिंग क्वाइट की क्या हो जाएगा, आंट जेनिफर टाइगर्स। इट इज़ रिटन, ये लिखी गई है बाय एंड्रिन रीच, ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है, ये पोइम एंड्रिन रीच के द्वारा, एंड्रिन रीच, एंड्रिन रीच के द्वारा ये पोइम लिखी गई है। इन दिस पोइम, इस कविता में पोइट डिस्क्राइब्स, कवि डिस्क्राइब करता है द मिक बिहेवियर ऑफ द आंट जेनिफर, आंट जेनिफर का जो मिक बिहेवियर है उसके बारे में वो डिस्क्राइब करता है। एक्सप्लेनेशन वापस इन दिस लाइन्स, इन लाइनों में कवि कहता है, क्या कहता है वो ये लाइनें ही लिख दो भले ही। तो ये आपको मोटे मोटे ये आपको इतना याद है करना है यदि कोई सी भी व्याख्या लिखनी पड़े तो, और कवि और कविता का नाम। ठीक है, अगला है 14, राइट डाउन द सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड का सेंट्रल आइडिया क्या है, सिंपल सा आइडिया ये है कि जो पुअर विलेजर्स है, सेंट्रल आइडिया है द पुअर विलेजर्स पुट अप देयर शॉप्स, पुट अप देयर शॉप्स, अपनी शॉप्स लगाते हैं एट द रोड साइड, रोड साइड पर, टू फिल द सिटी मनी या टू अर्न द मनी, टू अर्न द मनी या सिटी मनी, सिटी मनी को अर्न करने को लगाते हैं। बट द रीच पीपल, रीच सिटी पीपल, रीच सिटी पीपल डिडंट बाय, नहीं खरीदते हैं, डू नॉट बाय नहीं खरीदते हैं, एनीथिंग फ्रॉम देम, उनसे कुछ भी, उन गरीबों से वो शहर के लोग कुछ भी नहीं खरीदते हैं। ये सेंट्रल आइडिया इस कविता का, कि भी गरीब लोग अपनी दुकान लगाते हैं, शॉप लगाते हैं रोड के साइड में धन कमाने के लिए, लेकिन शहर के लोग उनसे कुछ नहीं खरीदते हैं बस। इन द पोइम, इस कविता में ए थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी जो कविता है इसमें पोइट डिस्क्राइब सम ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर, कवि है डिस्क्राइब करता है प्रकृति की सुंदर चीज़ों का, प्रकृति की सुंदर चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। वो कौन कौन सी है वो बताओ आपको। देखो कविता में बहुत सी सुंदर चीज़ें बताई गई है, कविता में बताया गया है सुंदर चीज़ें कौन सी, द सन, द मून, कवि कह रहा है कि सूर्य, चंद्रमा, है ना, क्लियर स्ट्रीम्स ऑफ रिवर, द क्लियर स्ट्रीम्स, द रिवर, नदी, है ना, द ट्रीज यंग एंड ओल्ड, ट्रीज यंग एंड ओल्ड, ये सभी सुंदर चीज़ें, डेफोडिल्स, डेफोडिल्स, है ना, इन सभी को कवि है वो वर्णन कर रहा है इस कविता में। वो डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड वॉट हर स्माइल सिग्निफाई, कवियत्री की जो पार्टिंग वर्ड्स थे वो क्या थे, रवाना होते टाइम, विदा लेते टाइम उसके शब्द कौन से थे, द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट, पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट, कवि के जो पार्टिंग वर्ड्स थे आर वो थे सी यू सोनम्मा, सी यू सोनम्मा, सी यू सोनम्मा, अम्मा तुम इससे शीघ्र ही मिलोगे। सिग्निफाई क्या करती है, हर स्माइल सिग्निफाई, उसकी स्माइल है वो सिग्निफाई कर रही है, उसकी स्माइल सिग्निफाई कर रही है द मोरल स्पोर्ट, मोरल स्पोर्ट को सिग्निफाई कर रही है, फॉर हर मदर, उसकी मम्मी को मोरल सपोर्ट प्रदान कर रही है, उसकी स्माइल है वो उसकी मम्मी को मोरल सपोर्ट प्रदान कर रही है। ठीक है, वाई डू सम कार ओनर स्टॉप एट द रोड साइड स्टैंड, कुछ कार ओनर्स रोड साइड स्टैंड पर क्यों रुकते हैं, दे स्टॉप, वो रुकते हैं, टू आस्क, आस्क पूछने के लिए,
वेयर द रोड विल लीड्स, कि ये सड़कें कहाँ जाती है। एंड अदर्स स्टॉप, और दूसरी रुकती है जस्ट टू ट्रेम्पल, केवल कुचलने के लिए। द ग्रास, घास को कुचलने के लिए रुकती है। एंड टर्न, और मुड़ने के लिए। दे डोंट स्टॉप, वो नहीं रुकते हैं टू परचेज या बाय समथिंग। दे डू नॉट स्टॉप, वो रुकते नहीं हैं स्टॉप टू परचेज या बाय समथिंग, कुछ खरीदने के लिए वो नहीं रुकते हैं। वो सिर्फ रुक के चले जाते हैं, रुक के रास्ता पूछने के लिए रुकते हैं या फिर वापस मुड़ने के लिए रुकते हैं, और वो रुकते ही नहीं हैं। ठीक है, अगला देखो, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाऊ। डॉक्टर सदाऊ का चरित्र लिखो। तो डॉक्टर सदाऊ वॉज ए जापानीज, डॉक्टर सदाऊ वॉज ए जापानीज सर्जन, जापानीज सर्जन। He educated in America. He got his education in America. He got his education in America. अमेरिका में उसने अपनी एजुकेशन प्राप्त की। एंड मैरिड, और उसने शादी की ए जापानीज गर्ल हाना, किससे शादी की थी? हाना से। ही इज़ वेरी काइंड, वह बहुत ही दयालु था। ठीक है। ही क्योर्ड, उसने क्योर किया था, इलाज किया था। ए ही क्योर्ड ए अमेरिकन नेवी पर्सनल, अमेरिकन नेवी पर्सनल हु रन अवे फ्रॉम द जापानीज जेल, जापानीज जेल से भागे हुए जो अमेरिकन नेवी सोल्जर था उसकी हेल्प की थी। एंड हु वॉज द इनेमी, वह दुश्मन था, दुश्मन होते हुए भी उसने हेल्प की थी। क्यों? क्योंकि एज ए डॉक्टर ही नो दैट टू ट्रीट द पेशेंट्स whether he was the enemy or the friend, the first duty is to treat the patient, चाहे वो दुश्मन हो चाहे फ्रेंड हो, डॉक्टर के रूप में उसके लिए दुश्मन नहीं होता है, उसका इलाज करना चाहिए। तो उसने उसको दुश्मन नहीं माना, उसने ट्रीट किया, और उसके लिए उसने बहुत सी परेशानियों का भी सामना किया। द सर्वेंट्स एंड द ऑल द अदर मेंबर्स वर गेट एंग्री, वो नाराज़ भी हो गए थे, लेकिन उसने इलाज किया था। तो बहुत ही काइंड पर्सन था ये। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द हार्डेस्ट रियल फेस्ड बाय द जीत कालासा, जीत कालासा ने कौन सी हार्डेस्ट रियल फेस की थी? तो देखो, जीत कालासा थे वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में उसको पढ़ने के लिए भेजा गया था। जीत कालासा वॉज सेंट टू रीड इन क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल एंड शी वॉज फोर्स टू गिव हर डेकोटा कल्चर, वो अपनी डेकोटा कल्चर को छोड़ने के लिए उसको फोर्स किया गया था। ये क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से पढ़ने के लिए भेजा गया, उसकी जो लोकल कल्चर थी उसको छोड़ने के लिए बाध्य गया, क्रिश्चियन स्कूल में भेजा गया। और सबसे हार्डेस्ट रील ये थी कि सी वॉज फोर्स्ड, उसको बाध्य किया गया था टू कट करने के लिए, काटने के लिए हर हेयर ब्रेड, उसके जो बालों की ब्रेड थी, लट थी, है ना, बालों की जो ब्रेड थी वो कट करने के लिए उसको फोर्स से किया गया। तो उसको पकड़ करके दूसरे टीचर्स के द्वारा बाल काटे गए थे। तो ये सबसे बड़ा हार्डेस्ट रियल उसने फेस किया था, बाल कटवाने पड़े थे। अगला देखो, वाई इज़ द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द CFC, CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन एंड अदर गैसेज, अन्य गैसेज लाइक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके इंक्रीज होने से, बिकॉज CFC इनके कारण है, बिकॉज ऑफ CFC मीथेन एंड अदर गैसियस, अन्य गैसेज लाइक CO2, है ना, ये इंक्रीज है, इनकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। और इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने से जो अंटार्कटिका की जो
बर्फ़ है वो मेल्ट डाउन हो जाएगी, वहाँ की जो वनस्पति है उस समुद्र में वो विलुप्त हो जाएगी और समुद्री इकोसिस्टम भी नष्ट हो जाएगा। हु वॉज मिस्टर लैम्ब? मिस्टर लैम्ब कौन था? मिस्टर लैम्ब, ये देखो इसके अथवा में क्वेश्चन है, हु वॉज द मिस्टर लैम्ब? मिस्टर लैम्ब वॉज ए एन ओल्ड गार्डनर, ही वॉज एन गार्डनर, वो एक गार्डनर है, गार्डन में रहता है, ठीक है। हिज वन लेग, उसकी एक टांग, लेग वॉज ब्लोवन अवे, उसकी एक टांग है वो उड़ गई थी, इन ए वॉर, युद्ध में, ठीक है। बट किंतु उड़ने के बावजूद ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, फिर भी वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक था, आशावादी था, उसने अपनी कभी विकलांगता महसूस ही नहीं की। चिल्ड्रंस कॉल हिम लेम्बी लेम बट इट डिडंट डिस्टर्ब हिम, बच्चे उसको लेम्बी लेम कहते थे, लंगड़ा लेम कहते थे। चिल्ड्रन कॉल हिम लेम्बी लेम, बच्चे उसको लेम्बी लेम कहते थे, लेकिन ये बात उसको सताती नहीं थी। तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन था, उसकी एक टांग नहीं होते हुए भी। हाउ डज डेरी गेट इनटू द गार्डन? डेरी गार्डन में कैसे एंटर हुआ? ही गेट इनटू द गार्डन, ही गेट्स इनटू द गार्डन ओवर द वॉल, गेट्स इनटू द, वो गार्डन में एंटर हुआ ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर से, ठीक है। डेरी दीवार के ऊपर से एंटर हुआ था, ठीक है। और द गेट इज ओपन, गेट खुला हुआ था, इसलिए लेम ने पूछा था यू कैन एंटर थ्रू द गेट, तुम गेट से भी एंटर हो सकते थे। डेरी कहता है कि नो आई कांट एंटर द थ्रू द गेट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मेरे से डरे हुए हैं, मेरे चेहरे से डरे हुए हैं। तो लेम कहता है ऐसा नहीं है, डरे हुए नहीं है। ओके, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, ये छोटे क्वेश्चन है। ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव, सेम वॉज ए साइकाइट्रिस्ट, सेम एक साइकाइट्रिस्ट था, मनोवैज्ञानिक था। हाउ मेनी टाइगर्स हैड द टाइगर महाराजा किल्ड विद इन 10 years? ही किल्ड 70 टाइगर्स, ठीक है। आइस स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वाज हेल्डेड बाई जियो ऑफ ग्रीन, जियो ऑफ ग्रीन के द्वारा ये स्टूडेंट ऑन आइस का प्रोग्राम था, वो हेडेड था। स्ट्रीट किड्स कॉल मिस्टर लेम्ब लेम्बी लेम, स्ट्रीट के बच्चे थे उसको लेम्बी लेम कहते थे। द टाइगर किंग इज अबाउट द किंग ऑफ ए प्रतिबंधपुरम, टाइगर किंग था वो प्रतिबंधपुरम राजा था। डॉक्टर सदाउज वाइफ वॉज हाना, डॉक्टर सदाउ की पत्नी हाना थी, ठीक है। तो ये आपके समझ में आएगा, पूरे पे क्वेश्चन पेपर को आप रीड करो, रट्टा मार लो, यही आएगा।